नमस्कार। डीडी न्यूज राजस्थान के लोकप्रिय कार्यक्रम बीच बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अतीक। हमारी आज की इस चर्चा का विषय है कैंसर से बचाव और सावधानियां। कैंसर जो है, अगर वैश्विक स्तर पर इसकी बात की जाए तो तेजी से बढ़ती गंभीर और जानलेवा बीमारियों में से एक है। कई प्रकार के कैंसर के कारण हर साल लाखों लोगों की मौत हो जाती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि ये बीमारी किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। यहाँ तक कि बच्चे भी इससे पीड़ित हो जाते हैं। आनुवंशिकता और पर्यावरणीय कारणों के कारण जो अलावा जो जीवन शैली है और आहार में गड़बड़ी भी इस रोग के खतरे को बढ़ाने वाली मानी जाती है। वैश्विक स्तर पर बढ़ते कैंसर के जोखिमों को लेकर लोगों को जागरूकता करने के लिए हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस भी मनाया जाता है। कैंसर की बीमारी को और गहराई से समझने और उसके उचित इलाज की जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराज पुरोहित। आप कई विभिन्न संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं और कई सारे नवाचार कर चुकी हैं और जो कैंसर की गंभीर समस्या है, गंभीर बीमारी है, उसका अक्सर इलाज करती रही हैं। मैडम, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आज इस महत्वपूर्ण चर्चा पे मुझे बुलाने के लिए। बिल्कुल। डॉक्टर अनु मैडम, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, जिस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कैंसर का जो रोग है, पहले तो इसका सामान्य सा परिचय क्या है, इसकी क्या पहचान है, इसके बारे में आप बताएं। जैसे कि हम जानते हैं 4 फरवरी को कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाई जाए कि इससे कैसे बचाव किया जाए, कैसे उपचार किया जाए, इसके बारे में आज का हमारा विषय रहेगा। प्लस सरल शब्दों में मैं समझाना चाहूँगी कि कैंसर क्या है। कैंसर आपके शरीर में कोई भी कोशिका, कोई भी अंग की कोशिका, जैसे आपके लंग्स यानी फेफड़े, लीवर, छोटी आंत, बड़ी आंत, चमड़ी, ब्रेन, कोई भी कोशिका जब अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगे, वो अनियंत्रित विभाजन की वजह से आपके शरीर में बढ़ने लग जाए, उसी को हम कैंसर कहते हैं। बिल्कुल। अगर हम कैंसर की बीमारी जो होती है, इसके अगर लक्षणों की बात करें, इसकी पहचान क्या होती है, कैसे क्या चीज़ें होती हैं, तो पहले तो लक्षण के बारे में बताएं। अगर हम लक्षण की बात करें तो वो निर्भर करता है कि वो कौन से अंग का कैंसर है। अगर हम सामान्य लक्षणों की बात करें तो उसके अंदर मरीज को थकावट, भूख नहीं लगना, अचानक से वजन में कमी आना, कोई भी बिना वजह से उनको बुखार रहना, ये सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। दूसरा निर्भर करता है कि वो कौन से अंग से आए हैं, उसके आधार पे भी उसके लक्षण होते हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाना चाहूँगी। जैसे लंग कैंसर यानी फेफड़ों का कैंसर है तो मरीज को खांसी आना, सीने में दर्द आना, सांस में दिक्कत आना, ये सब लक्षण देखे जाते हैं। बिल्कुल। तो मैडम, कई बार देखा जाता है जो कैंसर की बीमारी होती है, जब लक्षण पता चलते हैं और जो डायग्नोस हो जाता है तो फौरी तौर पर इसका इलाज क्या है, सबसे पहले तो ये बताएं। जी, तो इलाज से पहले मैं आपको जनरल भाषा में समझाना चाहूँगी कि हम इसको कैसे डायग्नोसिस करते हैं, यानी कि इस बीमारी का पता कैसे चलता है। सिंपल सरल शब्दों के अंदर सबसे पहले हम पेशेंट के खून की जांच करते हैं। दूसरा, उसके लक्षण के आधार पर जिस अंग का हमें सस्पिशन रहता है यानी डाउट रहता है, वहाँ से हमें बायोप्सी करना होता है। अब बायोप्सी क्या है? बहुत ही एक सिंपल सी जांच है। उसके अंदर जिस अंग का कैंसर हम सस्पिशन रखते हैं यानी कि जिसका हमें संदेह रहता है, उसके अंदर से जाके एक छोटा सा टुकड़ा लेके आते हैं। उसको हम फिर आगे विभिन्न तरह के टेस्ट करके पता करते हैं कि ये कौन से प्रकार का कैंसर है और डिपेंडिंग ऑन द कौन से तरह का कैंसर है, आगे का इलाज भी उसके आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो किस किस तरीके के जो डायग्नोसिस हैं, जो जांचें हैं, कैसी कैसी जांचें उपलब्ध हैं जिससे पता किया जा सकता है? ठीक है, तो हम इसे 3 मेजर कैटेगरी में विभाजित कर सकते हैं। पहला, जैसे मैंने बताया था कि हम खून की जांच करते हैं, ये देखने के लिए कि पेशेंट कितना हमारा फिट है आगे की थेरेपी के लिए। दूसरा, मैं बोलूँगी स्कैनिंग के बारे में आपने सुना होगा, विभिन्न तरह के स्कैन्स जो कि है एक्सरे, सीटी स्कैन, पेट स्कैन आपने सुना होगा कि वो पूरे शरीर को एक साथ स्कैन करता है, जिसे पेट स्कैन कहते हैं, वो करते हैं। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है बायोप्सी। बायोप्सी से ही हमें पता चलता है कि वो कौन से प्रकार का कैंसर है और डिपेंडिंग ऑन द प्रकार कौन सा है उसके ऊपर हम निर्भर करते हैं ट्रीटमेंट को। बिल्कुल। कई बार देखा जाता है कि जो कैंसर होता है उसके कई सारे स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, इस तरीके के जो स्तर होते हैं। तो सबसे पहले स्तर ये क्या चीज़ होती है, स्तर के बारे में बताइए, और कौन से स्टेज का कैंसर ज़्यादा खतरनाक होता है, कब सावधानियां बरतनी चाहिए, ये चीज़ बताएं।
कैंसर को हम मोटे मोटे तौर पे दो कैटेगरी में विभाजित कर सकते हैं। अगर हम हमारे शरीर की बात करें, एक ब्लड और ब्लड रिलेटेड कैंसर यानी खून और खून से रिलेटेड कैंसर, और दूसरा सॉलिड ऑर्गन यानी कि जो हमारे ऊतक वाले अंग है, जैसे पहले बताया मैंने, फेफड़े, हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत, लिवर, ये सब का कैंसर। जो सॉलिड ऑर्गन के कैंसर्स हैं उसको हम 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, जिसको बोलते हैं स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। स्टेज 1 टू लेके स्टेज 3 तक जो कैंसर्स रहते हैं वो क्योरेबल है, यानी कि पूर्णतया ठीक हो सकते हैं। स्टेज 4 का मतलब होता है कि जो कैंसर है उस पर्टिकुलर अंग से बाहर आकर दूसरी अंगों तक पहुंच चुका है। स्टेज 1 से लेके स्टेज 4 से हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उसी तरह से प्रोग्नोसिस उतना ही खराब होता जाता है। तो जितना अर्ली स्टेज में यानी स्टेज 1 और 2 में अगर डायग्नोसिस होता है पेशेंट, उसके उतने ही ज़्यादा अवसर होते हैं ठीक होने के। बिल्कुल। तो ये जो कैंसर होता है ये कई बार स्प्रेड होता है, फैलता है ये, तो इसके फैलने की प्रोसेस क्या है, कैसे इसको वहीं पर रोकथाम की जाए, तुरंत अगर पता चल जाए? ये कभी अगर मान लीजिए हाथ में है तो ये हाथ में फैलते हुए फेफड़ों में जा सकता है, फेफड़ों से फिर किडनी, लंग्स में भी कई बार इस तरीके से हो जाते हैं, तो इस पर कैसे फैलता है ये? जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि कैंसर क्या है। कैंसर बस हर कोई भी कोशिका जो अनियंत्रित रूप से विभाजित हो रही है उसी को कैंसर कहते हैं। अब जब उसका विभाजन अनियंत्रित हो गया है तो वो खून के माध्यम से दूसरे अंगों में पहुंच जाती है। लेकिन यही अगर हम डायग्नोसिस उसको स्टेज 1 और 2 या 3 में कर लेते हैं तो प्रभावी तौर पे जो ट्रीटमेंट है हमारा आजकल का स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, उसके द्वारा हम उसके आगे जो स्प्रेड बोलते हैं दूसरे ऑर्गन्स के अंदर, वो रोका जा सकता है। बिल्कुल। तो कई बार जैसे आम आजकल जो लोग होते हैं उनको कैंसर की बीमारी आम होती जा रही है, इसका अगर हम कारण जानना चाहें कि इतनी आम बीमारी कैसे होती चली जा रही है? पहले कई बार कैंसर होता था तो फिर पता चलता था कि हाँ कैंसर हुआ है, उसमें बहुत चीज़ें होती, लेकिन आजकल तो आम होती जा रही हैं। आप किसी भी घर मोहल्ले में कहीं पर जाइए तो कैंसर जैसी बीमारी पता चलती है। कारण क्या है इसका फैलने का? जी बिल्कुल, पिछले 2 डिकेड के अंदर कैंसर का जो आप इंसिडेंस देखेंगे वो काफ़ी बढ़ चुका है। इसको हम फिर से 2 रूप में विभाजित कर सकते हैं। एक तो आंतरिक रूप के कारण और दूसरा जो हमारा पर्यावरणिक कारण है उसके अंदर। जो आंतरिक कारण है, जिसे आपने पहले बताया, आनुवंशिक कारण, जो जेनेटिक चेंजेस होते हैं हर पर्सन के अंदर, उस पर निर्भर करता है। उससे भी महत्वपूर्ण है कि जो बाह्य कारण है, यानी जो वातावरण के कारण है, उसके वजह से भी कैंसर बढ़ गया है। इसके अंदर प्रमुख रूप से जो हमारा मरीज की जो आदतें रहती है, व्यसन्स जो हम बोलते हैं, यानी कि स्मोकिंग यानी धूम्रपान, जो कि बहुत ही मेजर कारण है। दूसरा उसके साथ जो बढ़ता आजकल पोल्यूशन है, प्रदूषण की वजह से भी ये सब जो चीज़ें हैं वो बढ़ गई है। तीसरा, जो हम सारी फसलें, सब्जियां, फल खाते हैं, जहाँ ये उगाई जाती है वहाँ पे जो उर्वरक यूज़ किए जाते हैं उसके अंदर भी ऐसे केमिकल्स रहते हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तौर पे हमें कैंसर के लिए प्रोन कर देते हैं। कई बार जैसे जो ये जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, जेनेटिक से अब आनुवंशिक गुण होते हैं वो बदलते जाते हैं, ये क्या चीज़ होते हैं, इसके बारे में बताएं। हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकाएं हैं जो अनियंत्रित रूप से विभाजित हो जाती है कैंसर में, तो उन सबको कंट्रोल करता है हमारा जेनेटिक मेकअप यानी जीन्स। अब जीन्स के अंदर म्यूटेशन का मतलब है कोई भी ऐसा चेंजेस जिसकी वजह से अब कंट्रोल नहीं रहा है, तो उस वजह से, उस म्यूटेशन की वजह से वो जो कोशिका है उन पर नियंत्रण खो जाता है, वो अनकंट्रोल रूप से विभाजित होने लगती है। तो अगर हम किसी फैमिली में वो म्यूटेशन पकड़ पाए, जैसे मैं आपको बहुत ही कॉमन एग्जांपल देती हूँ, आपने सुना होगा कि ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर यानी अंडाशय का कैंसर महिलाओं के अंदर जो देखा जाता है वो फैमिलीज के अंदर रन करता है। तो वो कुछ प्रकार के जीन्स होते हैं जिसको BRCA1-2 बोलते हैं, उसकी म्यूटेशन की वजह से उस परिवार की अदर महिलाएं जो रहती है, दूसरी महिला है, वो भी, उनको भी होने के चांसेस रहते हैं। अगर हम समय पे उन जेनेटिक म्यूटेशन का पता करें तो वो समय से पहले ही हम, जिनके अंदर नहीं भी हुआ महिलाओं में, वो पता कर सकते हैं। बिल्कुल। कई बार जैसे जो पुरुषों और महिलाओं की अगर हम बात करते हैं तो इन दोनों में जो प्रचलित तौर पर जो कैंसर है वो कौन कौन से कैंसर होते हैं? अगर हम भारत देश की बात करें, पहले मैं पुरुषों के बारे में बताना चाहूँगी। जो मोस्ट कॉमन यानी जो सबसे प्रमुख कैंसर्स हैं वो है लंग कैंसर यानी फेफड़ों का कैंसर, और दूसरा है माउथ कैंसर यानी कि गले का, मुंह का कैंसर। ये 2 लीडिंग कैंसर्स है पुरुषों के अंदर। अगर हम महिलाओं की बात करें तो प्रथम पे आता है ब्रेस्ट कैंसर यानी स्तन कैंसर, और नंबर 2 पे आता है सर्वाइकल कैंसर। बिल्कुल। अच्छा, कई बार देखा जाए जैसे आपने मुंह का जो कैंसर बताया है, लोग जैसे कई बार नशे के आदी होते हैं, तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, या आजकल गुटखे का भी बहुत चलन रहता है, तो ऐसे में इन लोगों को क्या कुछ कहना चाहिए, क्या कुछ मैसेज देंगे कि ये इनसे कैसे बचाव करें?
जी बिल्कुल, माउथ कैंसर यानी मुंह का कैंसर ऐसा कैंसर है जिसके अंदर डायरेक्ट रिलेशन हमने देखा है तंबाकू का यूज़ और कैंसर होने के चांसेस। अगर हम कैंसर को रोकना चाहते हैं स्पेशली इस रीजन में, तो हमें तंबाकू का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। और जो अवेयरनेस है तंबाकू के प्रति और जो सरकार की योजनाएं भी हैं कि तंबाकू के उत्पादन से लेके कंजप्शन को हम कैसे कम कर सकते हैं, अगर हम इस पे फोकस करते हैं तो जो सेकंड लीडिंग कॉज है पुरुषों के अंदर उसको हम सिग्निफिकेंटली कम कर सकते हैं। बिल्कुल। कैंसर की जो ये बीमारी है इसकी स्क्रीनिंग कैसे की जाए, मतलब कैसे इसके बारे में पता तुरंत किया जाए और उसके बाद में इसकी रोकथाम के लिए क्या कुछ कदम उठाने चाहिए? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी स्क्रीनिंग का सरल भाषा में मतलब क्या है। स्क्रीनिंग का मतलब है किसी भी मरीज के अंदर, किसी भी महिला या पुरुष के अंदर कोई भी बीमारी होने से पहले ही, समय से पहले ही अगर आप पता कर लें रेगुलर जांचों के माध्यम से, उसे स्क्रीनिंग कहते हैं। स्क्रीनिंग का फ़ायदा क्या है? स्क्रीनिंग का फ़ायदा ये है कि स्क्रीनिंग के माध्यम से हम पेशेंट के अंदर जो बीमारी होने वाली है वो पहले से ही पता कर सकते हैं। उससे उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो स्टेज 1-2 के अंदर ही पकड़ में आ जाए, और जितना जल्दी पकड़ में आता है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, उतने ही उसके चांसेस बढ़ जाते हैं पूरी तरीके से ठीक होने के। कई बार लोगों में भ्रांतियां होती हैं इस तरीके से, जो स्क्रीनिंग होती है उससे लोगों में जो कैंसर जो स्प्रेड होने का खतरा रहता है इस तरीके से, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ भ्रांतियाँ हैं उपचार को लेके। जैसे हमने डिस्कस किया था कि हम बायोप्सी के माध्यम से किसी भी कैंसर का पता करते हैं कि कौन से प्रकार का है, क्या उसका ट्रीटमेंट रहेगा। तो बायोप्सी से लोग बहुत डरते, बहुत हेजिटेट करते हैं। ये प्रमुख तौर पर देखी जाने वाली भ्रांति है, भ्रम है ये। इससे बिल्कुल भी हेजिटेट ना करें। जो हम सुनते आए हैं कि बायोप्सी करने से और फैल जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप प्लीज़, जैसे आपके मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और कैंसर रोग के जो स्पेशलिस्ट आपको जैसे गाइड करें, प्लीज़ आप उनको फॉलो करें। बिल्कुल। तो अगर कैंसर की जो जो रोकथाम की हम लोग बात करते हैं, कई बार जो एक सर्वाइकल कैंसर की भी बहुत चर्चा होती है आजकल, सर्वाइकल कैंसर हो जाता है, तो इसके बारे में बताइए कैसे होता है, क्या कुछ इलाज है ये? सर्वाइकल कैंसर यानी कि हमारे बच्चेदानी के निचले हिस्से का कैंसर, जो कि कॉमनली देखा गया है 40 की उम्र के बाद में, और ये द्वितीय नंबर पे आता है भारतवर्ष में आप महिलाओं को देखो तो। अगर हम स्क्रीनिंग की बात करें तो ये एक वो प्रकार का कैंसर है जिसमें इफेक्टिव रूप से स्क्रीनिंग के माध्यम से हम जो कैंसर है उसको अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी मैं प्रकाश डालना चाहूँगी। उसको हम करते हैं पेप्समियर एक नाम की जांच होती है जो कि महिलाओं के अंदर हर 3 साल में करनी चाहिए। पेप्समियर एक बिल्कुल भी बिना कोई पेन वाला, पेनलेस सिंपल सा प्रोसीजर है जिसके अंदर आपके डॉक्टर जो रहते हैं वो एक प्रकार का सैंपल लेते हैं आपके उस सर्वाइकल रीजन से, उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, उसके माध्यम से तय करते हैं कि पेशेंट को आगे ज़रूरत है जांचों का या नहीं है। बिल्कुल। कई बार जो कैंसर के इलाज की बात अगर की जाए तो देश भर में कौन कौन से ऐसे जो हॉस्पिटल्स हैं या सरकारी संस्थान इस तरीके से जहां पर लोग जा कर के बेहतर इलाज हासिल कर सकते हैं? जैसे ही आपको कैंसर का पता चलता है या हमें संदेह रहता है तो सबसे पहली बात है कि बिल्कुल घबराना नहीं है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। घबराना नहीं है। आज हम अपने राजस्थान वर्ष की बात करें तो आज हमारे यहाँ पे सरकार द्वारा दी गई काफ़ी योजना, यानी कि जो भामाशाह या चिरंजीवी जो योजना है उसके द्वारा विभिन्न विभिन्न प्रकार के कैंसर सेंटर्स के अंदर प्रभावी तौर पर इलाज किया जा रहा है। आपको क्या करना, आपको हॉस्पिटल जाना है, अपनी जो आईडी रहती है भामाशाह या चिरंजीवी वाली वो दिखा के उसके अंदर एनरोल करके आपका इलाज आप करवा सकते हैं, चाहे वो जांचें हो या पूरा उपचार हो। सारा जो खर्च है वो सरकार द्वारा निभाया जाता है। तो लगभग इसमें कितने का बजट होता है? जैसे अगर मान लीजिए जो ये बीमारी है इसके इलाज के लिए अगर मान लीजिए लाखों लाख रुपए लग रहे हैं, लगभग कितने का बजट इसमें सरकार इसमें सहायता करती है? ओके, सो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये निर्भर करता है कि किस प्रकार का कैंसर है, कौन से स्टेज का कैंसर है, उस पर निर्भर करता है। तो जैसे मरीज हर बार हॉस्पिटल आता है उसके पैकेजेस रहते हैं, पैकेजेस के अंदर इसका इलाज किया जाता है। कुछ कैंसर होता है जिसका पैकेजेस लाखों में भी रहता है, कुछ के अंदर थाउजेंड्स में भी रहता है। बट डे 1 से लेके आपका पूरा क्योर होने तक का जो
खर्चा है वो हॉस्पिटल के द्वारा इनडायरेक्टली तौर पे सरकार द्वारा उठाया जाता है। सरकार की तो बहुत सारी चीज़ें वो चलाती रहती है, बहुत सारी, जैसे कई बार अवेयरनेस को लेकर के प्रोग्राम कराते हैं, स्कूल कॉलेजेस में कई बार पहुंचते हैं तो वहां पर कैंप लगाए जाते हैं। और जो बहुत सारे जो ग्रामीण अंचल में अगर आप देखिए, ब्लॉक स्तर पर देखिए, तो सरकार का तो यही मोटिव रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर किया जाए। लेकिन अगर हम खान पान की बात करते हैं, कई बार जो खान पान होता है तो खाने को लेकर के आजकल आप देखते हैं जो सब्जियां हैं, सब्जियां में पेस्टिसाइड्स ही इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ तक कि इंजेक्शन वाली भी सब्जियां मार्केट में आ रही हैं। ये कहीं ना कहीं जो हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, कैंसर में काफ़ी योगदान देते हैं। जो चीज़ हम अवॉइड कर सकते हैं, जिनसे हम खुद बच सकते हैं, उन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। जो महत्वपूर्ण सबसे है उसके अंदर है धूम्रपान और तंबाकू से रिलेटेड अदर पदार्थ, इनका हमें यूज़ कम से कम करना चाहिए। जहाँ तक बात रही सब्जियों के अंदर, फलों के अंदर, उन्हें आप अच्छे से धोएं, उन्हें अच्छे से छील के खाएं, ये हम कर सकते हैं। दूसरा ये तो हो गया हमें क्या नहीं करना, हमें क्या करना चाहिए उस पर भी हमें थोड़ा प्रकाश डालना चाहिए। हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल निभानी चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल इसीलिए नहीं कि हमें सिर्फ कैंसर से बचना है, ओवरऑल हेल्थ के लिए भी हमें हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहिए। एक हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है कि आप एक हेल्दी डाइट खाएं, जो एक बैलेंस्ड मील जिसको कहते हैं, जिसके अंदर सब्जियां भी है, फल भी, आपका एडिक्वेट मात्रा के अंदर प्रोटीन, कार्ब्स, फैट भी है, प्लस आप नियमित रूप से व्यायाम भी करें। यह भी देखा गया है कि बहुत महत्वपूर्ण है कैंसर के रोकने के अंदर। जो ओबेसिटी, जो हम मोटापा बोलते हैं, वो भी एक प्रमुख लीडिंग कॉज है, एक जो कहते हैं हम कि इसकी वजह से हो सकता है, वो मोटापा भी है। तो आप रेगुलर रूप से व्यायाम करके एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी के आप इसके इंसिडेंस को कम कर सकते हैं। आपने बेहतर लाइफस्टाइल के बारे में तो बता दी कि क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ चीज़ें। अगर हम ये जानना चाहें कि क्या कुछ नहीं करने से ये जो बीमारी होती है, जो कैंसर होता है, तो क्या कुछ नहीं करने से वो कौन सी लाइफस्टाइल है, उसके बारे में भी बताएं। जो हमें नहीं करना चाहिए, सभी प्रकार के व्यसन, जो जिसके अंदर मदिरापान भी है, तंबाकू और तंबाकू से रिलेटेड जो पदार्थ का सेवन है, वो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जैसे आपने पहले पूछा था कि सरकार क्या कर रही है, सरकार ऐसे काफ़ी कैंपेन चला रही है अर्बन और रूरल दोनों एरिया के अंदर, जहाँ पे हम ये इसके बारे में जागरूकता पैदा करते हैं कि किस तरह से तंबाकू और तंबाकू से रिलेटेड पदार्थ का उपयोग हम कम से कम करके इस भयंकर बीमारी से बच सकते हैं। अगर हम अभी कल ही बजट आया है, जो अंतरिम बजट पेश किया गया है, उसमें भी कैंसर को लेकर के काफ़ी बातें कही गई हैं। उसमें जो कैंसर को लेकर के कुछ घोषणाएं की गई हैं, टीकाकरण को लेकर के बातचीत की गई है, उस पर थोड़ा सा अगर आप बात करना चाहें तो। जी बिल्कुल। सो इसके अंदर फिर से सर्वाइकल कैंसर को फोकस किया गया है, बिकॉज इस कैंसर में हमारे पास प्रभावी तौर पे स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण दोनों उपलब्ध है। इस बजट के अंदर ये घोषणा की गई है कि जो बालिकाएं हैं 9 से 14 साल की उम्र की, उसके अंदर सर्वाइकल कैंसर वाले वैक्सीन यानी टीका जो है उसको मैंडेटरी किया जाए, उसको आवश्यक तौर पे इम्प्लीमेंट किया जाए। बिल्कुल। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो कैंसर बीमारी है, बहुत इसमें लागत आती है, बहुत सारे इसमें खर्चे लगते हैं। सरकार तो अपनी तरफ से बहुत कुछ पहल कर रही है, लेकिन फिर भी अगर जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं, वो लोग कहाँ पर अपना इलाज करा सकते हैं? जैसे अगर हम बहुत प्राइवेट अगर इंस्टीट्यूशन की बात ना करें, तो जो सरकारी कौन कौन से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं? हम राजस्थान में बैठ के बात कर रहे हैं, राजस्थान की अगर बात करें या अगर देश लेवल पर भी बात करें, तो आप बताएं। अगर हम राजस्थान की बात करें, जैसे हमने पहले बताया कि हमारे यहाँ जो चिरंजीवी योजनाएं हैं, जैसे ही आप उसके अंदर एनरोल करते हैं, इसके अलावा भी अगर पेशेंट को आर्थिक रूप से मदद चाहिए होती है तो अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से बात करें, क्योंकि हमारे राजस्थान और इवन भारतवर्ष की भी बात करें तो मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री कैंसर योजनाएं हैं, जिसके अंदर आप एक्स्ट्रा बजट के लिए भी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। कुछ कैंसर्स ऐसे रहते हैं, सपोज जैसे ब्लड कैंसर, जिसके अंदर ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत रहती है आगे चल के, उसके अंदर पेशेंट को एक्स्ट्रा मदद की जाती है। अच्छा, जिस तरीके से अभी हम बजट पर बात कर रहे थे, बजट पे लोगों ने यहाँ से बजट में पेश किया गया है कि जो कैंसर को लेकर जो अवेयरनेस फैलाई जाए, तो ये जो टीकाकरण आता है, अभी टीकाकरण को लेकर के जो घोषणाएं की गई हैं, तो इससे पर्सन टू पर्सन कैसे जागरूकता फैलाई जा सकती है, कैसे सरकार लोगों तक पहुँचती है, इस प्रोसेस या प्रक्रिया के बारे में थोड़ा बहुत बताएं। जी, टीकाकरण करने का फ़ायदा क्या है कि आप जो उम्र है 9 से 14, उसी में आप उसको तैयार कर रहे हो जो बीमारी होने वाली है 40 साल की उम्र के बाद के लिए। तो अगर मैं इसको आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाना चाहूँगी, जैसे पोलियो का वैक्सीनेशन हुआ था, जब वो नया नया आया था तो लोग उसके बारे में अवेयर नहीं थे,
पर अब आप देखते हो कि पूरा पोलियो हमारे यहाँ से इरेडिकेट हो चुका है, पूरा उसका पूरा वो रोग जा चुका है। तो हमें कैंसर को भी उसी तरह से लेना है कि हालांकि आज हमारे पास सिर्फ सर्वाइकल कैंसर के लिए टीका है, बट वो टीका बहुत इफेक्टिव है, जिसके द्वारा आप पूरी बीमारी को होने के चांसेस बिल्कुल जीरो कर सकते हैं, शून्य कर सकते हैं। तो इसको हमें पब्लिक तक, यानी जो हमारी कॉमन पब्लिक है वहाँ तक उसके अंदर जागरूकता पहुँचानी है। स्पेशली जो बालिकाएं हैं हमारे 9 से 14 साल वाले, इसलिए आजकल स्कूल लेवल पे, आंगनवाड़ी लेवल पे भी ऐसे जागरूकता के कैंपेन चलाए जाते हैं, जिसके अंदर बालिकाओं के माता पिता को भी इसके बारे में जानकारी दी जाती है। तो ये जो बच्चे होते हैं, इनको हम ये कैसे पता करें कि इस बच्चे का जो है ये टेस्ट कराना चाहिए, टेस्ट कराने के लिए हमें कहाँ जाना चाहिए? क्योंकि जैसे जागरूकता तो बिल्कुल फैल ही रही है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर अगर आम आदमी भी इसमें अगर अपना योगदान देना चाहे, जैसे उनके बच्चे हैं, तो वो फौरी तौर पर कहाँ पर जाएँ, सबसे पहले इसकी जाँच कराएँ? जो हमारा टीकाकरण केंद्र रहता है, जब बच्चा जन्मता है से लेके एक पूरा आपका स्केड्यूल बनता है, उसके अंदर अब गवर्नमेंट ने ये किया है कि सर्वाइकल कैंसर के जो टीकाकरण है उसको भी मैंडेटरी किया जाए। तो आपका जो डॉक्टर रहेगा जो टीकाकरण देता है, वो आपको एक चार्ट बना के देते हैं कि किस तरह से इसकी डोजेज लगती है। अगर आप इसको 9 से 14 साल की उम्र में लेते हैं तो 2 डोजेज लगती है 6 महीने के अंतराल के तौर पे। अगर आप 15 साल के बाद लेते हो तो 3 डोजेस लगती है। वो आपके कैंसर रोग विशेषज्ञ के टीकाकरण द्वारा बताया जाता है। अगर कि हम बात करें थेरेपीज़ की, कई तरह की कई प्रकार की जो थेरेपीज़ होती हैं, कीमोथेरेपीज़ हो गया या कई बार और भी सारी चीज़ थेरेपीज़ होती हैं, तो ये थेरेपीज़ क्या होती हैं और इनसे कितना फ़ायदा होता है? कई बार ये भी एक भ्रम है कि थेरेपी कराने से भी चीज़ें स्प्रेड होती हैं, ये सब चीज़ें। तो कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो इसको हम 3 कैटेगरी में विभाजित कर सकते हैं। पहला सर्जरी यानी ऑपरेशन द्वारा बीमारी को निकालना। दूसरा होता है रेडिएशन थेरेपी, यानी मशीन द्वारा रेडिएशन थेरेपी दी जाती है। और तीसरा जो होता है उसको कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी के अंदर विभाजित किया गया है। ऑपरेशन की अगर मैं बात करूँ तो जैसे बाकी बीमारी का ऑपरेशन होता है वो सिमिलरली वैसे ही रहता है। रेडिएशन क्या होता है उसके बारे में मैं थोड़ा और आपको डिटेल में प्रकाश डालना चाहूँगी। रेडिएशन कुछ नहीं है, रेडिएशन थेरेपी एक मशीन द्वारा दी जाने वाली विकिरण है। उसके माध्यम से हम कैंसर की जो कोशिकाएं जो अनियंत्रित रूप से विभाजित होती है उसके विभाजन को कंट्रोल करते हैं, उसको रेडिएशन थेरेपी बोलते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी। इसके द्वारा या तो इंजेक्शन के रूप से या गोलियों के माध्यम से हम दवाई शरीर के अंदर देते हैं, जिसके द्वारा भी कैंसर के जो सेल्स है उसको हम अनियंत्रित रूप से विभाजित होने के लिए रोकते हैं। अब जो भ्रांतियाँ इसमें भी है कि अगर हम कीमोथेरेपी लेते हैं तो और बढ़ जाएगा, ऐसा है, पर ऐसा नहीं है सच। हाँ, कैंसर रिलेटेड अगर हम जब भी इलाज लेते हैं, चाहे वो कीमोथेरेपी हो, इम्यूनोथेरेपी हो या टारगेटेड थेरेपी हो, उससे रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स जरूर रह सकते हैं, पर आज के दिन में प्रभावी तौर पे इनके लिए भी हमारे पास ट्रीटमेंट अवेलेबल है। बिल्कुल। अगर कई बार ब्लड कैंसर बहुत खतरनाक कैंसर वो भी माना जाता है, तो ये जो ब्लड कैंसर होता है ये कैसे होता है? क्या इसमें भी स्टेजेस वगैरह होते हैं जैसे कि अभी आपने पहले बताया? नहीं, ब्लड कैंसर के अंदर स्टेजेस नहीं होती है। कारण की बात करें तो फिर से एक्सटर्नल और इंटरनल कारण रहते हैं। जो ब्लड सेल्स है हमारी, उसको आप 3 रूप में विभाजित कर सकते हो। हीमोग्लोबिन वाली, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। इनका अगर कैंसर रहता है तो उसे हम ब्लड कैंसर कहते हैं। और इसके डायग्नोसिस के लिए हमें जो ब्लड है, ब्लड पे ही हमें सारे टेस्ट करने पड़ते हैं। इसमें जो बायोप्सी करते हैं वो आपके बोन मैरो यानी हड्डी के अंदर जो खून बनता है वहाँ का सैंपल लिया जाता है, और उसके ऊपर हम काफ़ी एडवांस्ड जो जांचें रहती है यानी फ्लो साइटोमेट्री, मॉलिकुलर टेस्ट रन करते हैं। बिल्कुल। तो जिस तरीके से ये जो चर्चा हमारी है कैंसर को लेकर के, अवेयरनेस फैलाना और उसका जो हमारा जो विषय है, विषय को लेकर के हम ये जानना चाहेंगे। आप इतनी सारी आपने जानकारी दी, लोग उससे बहुत प्रभावित हुए, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम में आप जो हमारे दर्शक आज ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनको कैंसर से जागरूकता को लेकर के और क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही देना चाहती हूँ कि कैंसर के नाम सुनते ही जो हमारे अंदर भ्रम रहता है कि ये ठीक नहीं हो सकता, आज की तारीख में ऐसा नहीं है। अगर आपको या आपके घर में आपके परिवारजनों को ऐसा संदेह है किसी भी प्रकार का, तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। स्क्रीनिंग क्या है, कैंसर स्क्रीनिंग, इसके बारे में और जानकारी अपने कैंसर रोग विशेषज्ञ से लें। अपने घर में जो परिवार में जो बच्चे हैं, बालिका हैं, उनको वैक्सीनेशन के लिए प्रमोट करें, और सबकी हेल्थ का जो स्क्रीनिंग सिस्टम है उसके ऊपर जो रेगुलर जाँचें हैं वो करें। बिल्कुल। तो अनु, आपने इतनी बेहतरीन जानकारी आज हमारे दर्शकों को दी और इस विषय पर आज चर्चा की और आपने वक्त दिया हमारे स्टूडियो में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। दर्शकों, जिस तरीके से आपने देखा कि आज की जो हमारी चर्चा थी वो चर्चा जो कैंसर की बीमारी को जागरूकता को लेकर के थी और क्या कुछ इसका इलाज किया जाए। मैडम ने जिस तरीके से बताया कि जो लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल को बेहतर करिए, व्यायाम को अपने दिनचर्या में शामिल कीजिए, अच्छा खान पान लीजिए, कोई भी मिलावट की चीजें मत लीजिए, मदिरा पान मत कीजिए और तंबाकू से बिल्कुल आप बचें। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।